Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Today's topic is capital budgeting, and we will be discussing some important point of capital budgeting in detail. So we will be only doing the theoretical part, and the techniques of capital budgeting will be covered in the next lecture. So today we will only be considering the characteristics of capital budgeting, nature of capital budgeting, significance, objective, difficulties, or types of capital budgeting decisions. So what is capital budgeting? In the very starting, when we were discussing the very first chapter of financial management, we discussed that financial management is concerned with two main things. Initially, what was happening? Initially, financial management was only concerned with procurement of funds. आपको सिर्फ फंड्स को प्रोक्योर करना है, फंड्स को यूटिलाइज करना एफएम का काम नहीं था. बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, FM is also concerned with procurement of funds plus efficient utilization of fund. ये भी आपको देखना है कि efficient utilization भी हो. तो ये दो चीजें अब FM की डेफिनेशन में आती हैं. अब देखिए कि कैपिटल बजटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप कह सकते हैं. उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि एफएम इज मेनली, एफएम के अंदर तीन मेन डिसीजन आते हैं. सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा जो आपका डिसीजन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा जो लास्ट डिसीजन है वो आपका डिविडेंड डिसीजन. अब देखिए, सबसे पहले आपको कौन सा डिसीजन लेना होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करोगे, कौन कौन सी एसेट्स के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे. दैट डिसीजन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब बात आती है कि आपने जब डिसाइड कर लिया कि पैसा आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी एसेट में लगाना है, अब वो पैसा आएगा कहाँ से. दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन. इसमें आप क्या डिसाइड करते हो, कितना डेट लोगे, इक्विटी से कितना आएगा, लोन कितना लोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, रिटेन अर्निंग क्या होगी. ये सारी बातें आपकी फाइनेंसिंग डिसीजन में आती है. तो यहाँ पे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना होता है. व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर कैपिटल. लास्ट डिसीजन है आपका डिविडेंड डिसीजन. इस डिसीजन में आप क्या डिसाइड करते हो कि व्हाट विल बी द व्हाटएवर प्रॉफिट ए फर्म इज अर्निंग, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है उसका कितना परसेंटेज जो है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एज ए डिविडेंड, और कितना आप अपने पास रखोगे एज रिटेन्ड अर्निंग. ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं. जस्ट फॉर क्रिएटिंग द बेस ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको ये बता रहा हूँ. तो सबसे एफएम का सबसे मेन जो डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर कोई पूछे आपसे, तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. क्यों? क्योंकि अगर आपने, जो आपको कमाई करके देगा वो कौन करके देगा, एसेट्स. जो आप मशीन्स ले रहे हो, प्रोजेक्ट लगा रहे हो, वो ही आपको कमाई करके देती हैं. अगर आपने गलत एसेट के अंदर पैसा लगा दिया, अगर ये डिसीजन आपका गलत हो गया, तो आपको कोई नहीं बचा सकता. तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है कि आपको कौन कौन सी एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है. ये आप कौन से डिसीजन में देखते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में. अब एसेट आप कौन सी लोगे, कौन सी लोगे एसेट, इसका मतलब ये है कि आपके पास कई चॉइसेस हैं. जैसे आपके पास तीन चॉइसेस हैं, ए, बी और सी. आपको कोई मशीन चाहिए और उसकी तीन आपके पास अलग अलग चॉइसेस हैं. इसमें से कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए, वो डिसीजन कौन सी टेक्निक से आपको मिलेगा, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग. तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है
क्योंकि आप ना केवल फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हो बल्कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना चाहते हो। इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे होगा फंड इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा जब आप कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को ढंग से अप्लाई करते हो, कि आप ऐसी एसेट की चॉइस करते हो जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आएगी और रिटर्न सबसे ज्यादा आती है। यही क्राइटेरिया होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम सबसे, रिटर्न सबसे ज्यादा, जिससे कि शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली फायदा हो। तो अब बात ये उठती है कि आप जो फंड इन्वेस्ट करना चाहते हो एसेट्स के अंदर, वो एसेट्स दो तरह की हो सकती हैं। टू टाइप्स ऑफ एसेट्स आर देयर, जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म एसेट और इनको हम बोल देते हैं करंट एसेट। दूसरा लॉन्ग टर्म एसेट, इसको हम बोल देते हैं फिक्स एसेट्स। अब देखिए, कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है दैट इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट के लिए आपको एक अलग से टेक्निक मिलेगी दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए आपको हम लेते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इस बात को आपने याद रखना है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसको हम कैपिटल बजटिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोल देते हैं। तो कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग इन विच एसेट्स फंड्स विल बी एलोकेटेड। तो एसेट्स को चूज करना, व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स विल बी चूजन, दैट इज द टास्क ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपने अपने जो फंड्स हैं उनको कौन कौन सी एसेट्स में लगाना है, और एसेट्स कौन सी, लॉन्ग टर्म एसेट्स। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। तो कौन कौन सी एसेट्स आपने लेनी है इसको डिसाइड करना कैपिटल बजटिंग है। तो फर्म का ये डिसीजन कि वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में फंड लगाएगी ताकि इसको बेनिफिट मिले लंबे टाइम तक, यही कैपिटल बजटिंग है। बड़े ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया है। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कौन कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। और ये कैसे डिसाइड होगा, जब आप कुछ टेक्निक लगा करके पता करते हो कि कौन सी एसेट सबसे अच्छी है, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा है, कॉस्ट सबसे कम है। अब इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो सिंपली कैपिटल बजटिंग मींस इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इनटू वेरियस एसेट्स। कौन सी एसेट्स है बेटा, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स। या आप जो आपके पास जो पैसे होंगे वो आप कहाँ लगाओगे, कौन कौन सी एसेट्स के अंदर लगाओगे, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। इट इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एफएम का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्योंकि ये डिसीजन अगर आपने गलत ले लिया तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। अब इस डिसीजन को सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों कहा है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने यहीं पे गलती कर दी, इन्वेस्टमेंट में ही गलती कर दी, मान लो आपने गलत अंदाजा लगा लिया, मशीन आपको लेनी चाहिए थी ए, आपने ले ली बी। अब इस बी के ऊपर आपने पैसा लगा लिया, रिटर्न आपको कम आएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इससे आपको आगे उतना ही, फिर आगे आपको फाइनेंसिंग में दिक्कत होगी क्योंकि आपने गलत अंदाजा लगाया। आपको पैसा चाहिए था मान लो 10 करोड़ रुपए, आपने गलत अंदाजा लगा लिया, गलत मेजरमेंट गलत कर ली और आपने पैसा इकट्ठा कर लिया 15 करोड़। अब ये जो 5 करोड़ रुपए फालतू आपने लिए हैं ये कौन से में जाएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन आपका गलत हो गया, वहां से आपने फालतू पैसे ले लिए, रिटर्न कम आएगी, प्रॉफिट होगा नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका डिविडेंड डिसीजन भी फेल हो जाएगा क्योंकि आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन एफएम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ध्यान से हमें इसको करना चाहिए। आगे देखते हैं कि दो तरह की एसेट्स मैंने आपको बताई थी, आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ।
शॉर्ट टर्म एसेट्स को डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास कैपिटल बजटिंग है, जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग मैं आपको फिर बता दूं कि एक टेक्निक है। इसमें आप कुछ टेक्निक्स यूज करते हो, कुछ मेथड्स लगाते हो। यू विल बी अप्लाइंग सम मेथड्स लाइक ARR हो गया, IRR हो गया, NPV मेथड, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, ये आपके 5 मेन मेथड्स हैं। तो इसमें हम ये टेक्निक के अंदर हम मेथड्स लगा रहे हैं। उस मेथड से हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किस बारे में? कि आप जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में कैसे करोगे और कौन कौन सी एसेट्स में करोगे। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन सी एसेट्स में आप इन्वेस्ट करोगे, उसकी टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो इट इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब इसमें आप कुछ प्रोसीजर है इसका, कुछ इसकी एक प्रोसेस है कि पहले आप डिसाइड करते हो कि कैश फ्लो कितने होने वाला है, कैश फ्लो कितना जाने वाला है, कैश फ्लो कितना आने वाला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उसके बेस पे आप टेक्निक लगाते हो। फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि कौन सी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ताकि आपको उससे पर्टिकुलर एसेट से रिटर्न मिल सके। तो हमें यह पता लगा कि कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है। वो टेक्निक है कि आपको जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन देना किसका काम है? कैपिटल बजटिंग का। फीचर्स क्या क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के? सबसे पहली बात कि आप जो कैपिटल बजटिंग के अंदर फंड्स इन्वेस्ट करते हो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में करते हो। फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कौन सी टेक्निक है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दूसरी मेन बात, जो फंड्स जो हैं, जो आपके पास पैसे हैं, वो इन्वेस्ट आप करते हो प्रेजेंट टाइम में। पैसा आप आज लगाओगे, रिटर्न आपको बाद में मिलेगी। पैसा तो आपने आज लगाया ना। जैसे आपको कोई मशीन चाहिए, एक मशीन है 10 करोड़ रुपए की, तो ये 10 करोड़ रुपए तो आपको आज ही देने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट आज होगी, रिटर्न कई सालों तक चलेगी, और फ्यूचर की रिटर्न का कोई पता भी नहीं है, तो इसलिए ये रिस्की भी बहुत है। पैसा आज लगाया जाता है, रिटर्न आगे मिलती है। फ्यूचर का जो प्रॉफिट आपको होगा इस मशीन में लगाने के बाद, जो पैसा आपको, जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट आएगा, वो ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर चलता रहेगा। 10 साल तक, 15 साल तक आपको मिलेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट। का यही मतलब होता है ना कि आपने आज जो एसेट खरीदी है वो आपको कई साल तक प्रॉफिट देगी। अगर आपको उसी साल में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसी साल में पैसे लगाने हैं, तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। हाई डिग्री ऑफ रिस्क है। रिस्क क्यों ज्यादा है बेटा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रेजेंट में कर रहे हो। आज 10 करोड़ रुपया लगा दिया, प्रॉफिट कब मिलेगा? प्रॉफिट तो फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर आपको पता है अनसर्टेन है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। इसके अलावा जो आपने कैलकुलेशन किया है कैश फ्लो का, कि इस मशीन से हमें हर साल मान लो 50 लाख रुपए की रिटर्न आएगी, तो वो भी कैलकुलेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं है कल को क्या होगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी रिस्की डिसीजन लेने पड़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंट क्यों है? कैपिटल बजटिंग जो है, ये बजटिंग है बेटा। कैपिटल बजटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि एफएम के अंदर 3 डिसीजन होते हैं। एफएम इज मेनली कंसर्न्ड विद 3 डिसीजन। आप स्कोप की अगर बात करो, एफएम का स्कोप क्या है, तो 3 बातों पे ही मेनली एफएम का स्कोप रहता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब बात ये आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन सा है? इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि आपने पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम बोल देते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन? ये क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स में।
तो कैपिटल बस्टिंग की सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको 5-7 पॉइंट लिखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है इट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। देखिए फर्म के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी। फर्म के अंदर दो तरह की एसेट्स होती है बेटा, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। अब फर्म की जो प्रॉफिट कमाने की क्षमता जो है ना, फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करती है फिक्स एसेट्स के ऊपर। अगर फर्म अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहती है तो वो फिक्स एसेट्स ही कमा के देंगे उसको, ना कि करंट एसेट्स। करंट एसेट्स से तो आप फर्म को डे टू डे एक्टिविटीज को अच्छा बना सकते हो। डे टू डे एक्टिविटीज को ठीक रखने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है। बट अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की बढ़ानी है, तो वो फिक्स एसेट्स ही आपको देंगी, वो मशीन ही कमा के देती है आपको। तो इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी शो होती है। आपने अच्छी मशीन्स लगाई हुई है, अच्छा प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वही आपको कमाई करके देता है। करंट एसेट्स आपको कभी कमाई करके नहीं देती है। करंट एसेट तो डे टू डे एक्टिविटीज को रखने के लिए होती है। तो आप जो फिक्स फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, वो प्रॉफिट के लिए बेचते हो, वो जो प्रोडक्ट किससे बनता है, वो मशीन से बनता है। तो आपको अच्छा अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है अच्छा रखना चाहिए, ढंग से डिसीजन वो लेना चाहिए, क्योंकि इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो कंपनी का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। मान लो आपने एक मशीन गलत लगा ली, 10 करोड़ की मशीन है, वो मशीन आपसे गलत लग गई, आपने सही डिसीजन नहीं लिया, तो वो अब आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी कि आपकी फर्म की सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टाइम पीरियड्स। देखिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है वो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए लेते हो, और लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलती है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, और प्रॉफिट भी जो है वो आपको लंबे टाइम तक मिलेगा, मोर देन 1 ईयर। तो इससे जो है फर्म का जो है फ्यूचर कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है वो आपने लॉन्ग टर्म एसेट के लिए लिया है। लॉन्ग टर्म एसेट आपकी काफी सालों तक चलती है। तो ये जो आपने एक बार जो डिसीजन लिया है, इससे आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने एक नया प्लांट परचेज कर लिया नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो कंपनी को काफी फिक्स कॉस्ट लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लॉन्ग टर्म एसेट्स ही खरीदते हो। जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट, मान लो एक मशीन लगाते हो, बड़ी मशीन आपने लगाई, तो ये मशीन आपको कई सालों तक चलेगी, कई सालों तक प्रॉफिट देगी। बट इस मशीन के साथ साथ बहुत सारे खर्चे इस मशीन से रिलेटेड होंगे। जैसे इस मशीन को चलाने के लिए आपको वर्कर्स चाहिए, मैकेनिक चाहिए, इसके अलावा आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी लेनी पड़ेगी इस मशीन को हेड करने के लिए। इसके अलावा बिल्डिंग का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया मशीन का, बिल्डिंग का। इसके अलावा आपको लेबर को पैसे देने हैं, बिजली का खर्चा है। तो ये सारी चीजें क्या है, इस पर्टिकुलर डिसीजन से जुड़ी हुई है। तो ये जो आप डिसीजन लेते हो, इससे आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी प्रभावित होता है। एक कॉस्ट नहीं लग रही, ये सारी की सारी कॉस्ट भी आपकी देखो लग रही है। तो इससे आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर लंबे टाइम तक प्रभावित होता है। अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया तो इन सब की कॉस्ट भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, लैंड का खर्चा, मैकेनिक का खर्चा, वर्कर का खर्चा, बिजली का बिल, ये सारी चीजें, सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी। तो फ्यूचर का प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इस डिसीजन के ऊपर कि आपने ये कितना अच्छा डिसीजन लिया। अगर ये आपने डिसीजन गलत ले लिया तो ये सारे के सारे खर्चे भी आपके फिक्स कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, उससे आपको बहुत नुकसान होगा और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आपको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, इरिवर्सिबल डिसीजन। एक बार आपने ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले लिया कि आपने अपनी एसेट्स डिसाइड कर ली कि हम इन एसेट्स के अंदर पैसा लगाएंगे, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। यू कैन नॉट स्टेप बैक, यू कैन नॉट गो बैक। ऐसा नहीं है कि एक बार 10 करोड़ की एसेट आपने ले ली, 6 महीने बाद में आप कहोगे नहीं नहीं ये डिसीजन तो गलत हो गया, अब चलो इन एसेट्स को बेच देते हैं। तो इस तरह की एसेट्स, इस तरह की जो हैवी मशीन आप लेते हो, इनके ग्राहक नहीं मिलते आपको। और अगर आपको बेचनी भी पड़ेगी तो 10 करोड़ वाली आपको 3 करोड़ में, 2 करोड़ में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह लोग सेकंड हैंड मशीन को, उनके ग्राहक बहुत कम होते हैं।
तो एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया वो काफी लॉस आपको उठाना पड़ेगा अगर आपने उसको वापस देना चाहते हो। उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। ये डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर आपको बहुत सारा फंड लगाना पड़ता है और फंड्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आप जो फंड्स हैं वो कहाँ से लाते हो? या तो आपने लोन लिया हुआ है, या शेयर होल्डर से उठाया हुआ है, या फिर आपने डिबेंचर इशू किए हुए हैं। तो ये रिसोर्सेज आपके हमेशा ही लिमिटेड होंगे और आपको एक चॉइस लेनी होती है। करेक्टली आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर आपने इनकरेक्ट डिसीजन लिया तो ना केवल आपको लॉसेज होंगे बल्कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। क्योंकि आपको मान लो एक प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया, अब आपको और पैसे चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जिसने ऑलरेडी आपको पैसा दे दिया वो दोबारा आपको देगा नहीं। मार्केट में आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। एक बार आपका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको कमी पूरा करने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट से पैसा निकालोगे, तो उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए भी ये डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत पैसा लगता है। रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क इसी में होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो। पैसा आज लग रहा है, प्रॉफिट कब होगा? फ्यूचर में होगा। अब एक मशीन जो है, मान लो आपने एक मशीन ली है ये मशीन 10 साल तक चलेगी। अब इस मशीन को डिसाइड करने के लिए आपने टेक्निक लगाई, मान लो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाया। तो इस मेथड के अंदर आपको ये मशीन जो 10 साल तक चलेगी, इसका फ्यूचर में कितना इनफ्लो कितना होने वाला है, ये आपको कितना रिटर्न देगी, उसको आप एंटिसिपेट करते हो, उसका अंदाजा लगाते हो। अब फ्यूचर तो अनसर्टेन है, किसी को पता नहीं है ना फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर आपके फ्यूचर के अंदर कुछ ज़्यादा हलचल होती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है, तो आपका ये अंदाज़ा गलत हो जाएगा, तो इससे भी काफ़ी आपको नुकसान होने वाला है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेते हो जिससे आपका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है बट फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उससे भी एक प्रॉब्लम आती है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर का किसी को पता नहीं है और इसमें आपको फ्यूचर को ही एंटिसिपेट करना होता है। फ्यूचर में कितनी रिटर्न होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, ये सारे का सारा फ्यूचर को लेकर के चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो काफ़ी रिस्की भी होते हैं, तो इसको सोच समझ के लेना चाहिए। मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहले आपको लेना होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने ले लिया कि भैया हमें 10 करोड़ की टोटल एसेट्स लेनी है। अब ये 10 करोड़ रुपए आपने डिसाइड कर लिए, ये आप फाइनेंसिंग डिसीजन में जाकर के आप 10 करोड़ रुपए का डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो, काम आपका चल जाएगा। इसके बाद जो प्रॉफिट होगा आपको, उसको आप डिविडेंड डिसीजन में बांट दो। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन तो बाद में आते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर इवेंट को सर्टेन एक्सेस करना होता है और वो फ्यूचर अनसर्टेन है, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट है। इसलिए ये डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुश्किल, सबसे रिस्की होता है। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स होते हैं, इनको आप वापस नहीं ले सकते एक बार ले लिया। इसमें आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको फिक्स एसेट में कॉस्ट लगानी होती है और खर्चे भी आपको फिक्स टाइम के लिए लगाने होते हैं। और यही डिसीजन है जो फर्म की प्रॉफिट कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए कैपिटल बस्टिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इनको आपको सोच समझ के ही लेना चाहिए। अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं कैपिटल बस्टिंग के अंदर। जब भी आप कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हो तो इनके अंदर आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है। देखिए, जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेते हो या कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक आप लगा रहे हो, तो फाइनेंशियल मैनेजर को नंबर ऑफ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। वो डिफिकल्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहली डिफिकल्टी है रिस्क एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो है पैसा कब लगा रहे हो? प्रेजेंट में। रिटर्न कब मिलेगी? फ्यूचर में। फ्यूचर का आपको कुछ पता नहीं, फ्यूचर अनसर्टेन है। जब फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है तो रिस्क अपने आप आ गया। अनसर्टेनिटी किस चीज की है बेटा? अनसर्टेनिटी आपको रेट ऑफ रिटर्न की है, फ्यूचर में कंपटीशन क्या होगा इससे भी आपका प्रभावित होगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं,
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रही हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कोरोना आ गया है, कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में पता नहीं है क्या होने वाला है। तो इसलिए इन सबको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, रेट ऑफ रिटर्न को आपको अंदाजा लगाना होता है। उसके बेस पे ही आपको आज डिसीजन लेना होगा। अब देखो, मान लो आपको एक मशीन लेनी है, वो मशीन आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ए मशीन लेनी है, वो मशीन 2 करोड़ की आएगी। अब ये आपने डिसाइड कैसे किया? इसको डिसाइड करने के लिए आपको फ्यूचर के जो प्रॉफिट होने वाले हैं उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये मशीन 5 साल चलेगी। पहले साल आपको ये मशीन 50 लाख रुपए देगी, दूसरे साल 40 लाख, फिर 60 लाख, फिर 80 लाख, फिर 70 लाख। ये जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, रिटर्न आ रही है, इसको फिर आपको डिस्काउंट भी करना पड़ेगा कि ये जो 70 लाख रुपए 5 साल बाद जो मिल रहे हैं आपको, उसकी आज वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ₹70 लाख इन टूडेज टाइम। फिर आप इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करते हो, जिससे कि आपको आज की वैल्यू मिल जाती है। तो ये सारे की सारी जो हम टैक्टिक्स कर रहे हैं, ये काफी रिस्की है, क्योंकि इसमें फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट है और फ्यूचर आपका अनसर्टेन है। फ्यूचर जब आपका अनसर्टेन होता है तो आप जो भी अंदाजे लगा रहे हो वो गलत भी हो सकते हैं। टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट का मतलब होता है कि आप जो कॉस्ट लगा रहे हो और जो आपको बेनिफिट होने वाले हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो आपने किया है उसमें अलग अलग टाइम पे होते हैं। पैसा आपने लगा दिया आज, पैसे तो आज गए, 10 करोड़ रुपए की मशीन आपने आज ले ली। बेनिफिट्स कब मिलेंगे इनके? बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर के 10 इयर्स तक बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो ये जो 10 करोड़ रुपीज आज लगाए हैं, आज आपकी हो गई 11 दिसंबर 2020, 11 अक्टूबर, और ये जो 10 साल बाद आपको 10 साल तक पैसे मिलते रहेंगे, इन दोनों के टाइम पीरियड में देखो कितना डिफरेंस है। पैसे लग गए आज, फ्यूचर में रिटर्न मिलेंगी आगे आने वाले टाइम में। तो आप इनको लॉजिकली कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि आप इसमें क्या नहीं लेके आओगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आज आपको 100 रुपए दिए जाएं या फिर आपको 100 रुपीज दिए जाएं 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, तो आप कौन सी चॉइस लोगे? आप कहोगे सर मुझे तो आज चाहिए। 1 साल बाद क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 1 साल बाद उस पैसे की वैल्यू आज जो है उससे कम होगी। कैसे? इसको समझो आप। देखो, दो ऑप्शन दिए आपको कि एक तो आप आज 100 रुपए ले लो या फिर आफ्टर 1 ईयर ले लो। आप कहोगे सर मुझे तो आज चाहिए। वाई? क्योंकि आज आपको जो 100 रुपए दिए हैं, अगर आप उनको बैंक में जमा करवा दो तो 1 साल बाद आपको 107 रुपए मिल जाएंगे। मान लो 7% रिटर्न आ रही है, 1 साल बाद आपको 100 ही मिलेंगे, और इन 100 रुपयों को अगर आप लगा दो बैंक में तो 1 साल बाद आपको 107 मिलेंगे। तो 7 रुपए का डिफरेंस आ गया, ये 7 रुपए की कमाई आपको ज्यादा होगी। दूसरा रीजन कि हो सकता है कि 1 साल बाद परिस्थितियां बदल जाएं, वो आपको ना मिले, है ना, वो आपको ना मिले। क्या पता आप ना रहे, क्या पता जिसने देना है वो ना रहे, इकोनॉमी में कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी अनसर्टेनिटी होती है। तो इसलिए हमेशा मनी की एक टाइम वैल्यू होती है। मनी जो है आदमी हमेशा ही उसको प्रेफर करता है कि आज ही मिले। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि टाइम पीरियड अलग अलग होता है कैपिटल बजटिंग के अंदर। आज आपने 10 करोड़ रुपए लगा दिया, पैसा तो आज गया, और ये मशीन जो आपने ली है 10 करोड़ की, ये 10 इयर्स तक काम देगी आपको, 10 इयर्स तक आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इस 10 करोड़ रुपए का कंपैरिजन, ये जो 10 साल तक बेनिफिट मिलने वाले हैं, इनका कंपैरिजन करें कैसे? इसको कंपैरिजन करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। इसका एक पूरा अलग चैप्टर होता है, आगे टेक्निक में हम करेंगे। जैसे मान लो 10 साल तक ये मशीन चलेगी, और 1 साल बाद आपको, आज आपने 10 करोड़ रुपए लगा दिया, फर्स्ट ईयर के बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये मशीन आपको 70 लाख रुपए देगी, 70 लाख का प्रॉफिट कमा के दे रही है।
अब ये जो 70 लाख रुपए है बेटा, ये इसको हमने कन्वर्ट करना है आज की वैल्यू के अंदर, क्योंकि पैसे तो आज लग रहे हैं ना। तो सारे का सारा जो कंपैरिजन होगा वो आज के अंदर होगा। 10 करोड़ रुपए आज लगे, 70 लाख रुपए 1 साल बाद मिले। अब इन 70 लाख रुपयों की आज क्या वैल्यू है, तो 1 साल बाद जो 70 लाख रुपए मिलेंगे उनकी अगर आज आपको वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मान लो आपको 7% रिटर्न होने वाली है, तो इसको जब हम रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके 100 + 7 से डिवाइड करके करेंगे तो ये मान लो आ जाएगा 62 लाख रुपए। तो 70 लाख रुपयों की 1 साल बाद जो 70 लाख मिलने वाले हैं उनकी आज वैल्यू कितनी होगी, 62 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि ये अगर 62 लाख रुपए अगर आप आज बैंक में जमा करवा दोगे तो 1 साल बाद आपको बैंक कितना दे देगा, 70 लाख रुपए। वही सेम चीज होगी ना कि 1 साल बाद जो 70 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसकी आज वैल्यू 62 लाख रुपए है। आज जो 62 लाख रुपए आपके पास हैं अगर आप उसको बैंक में जमा करवा दोगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 70 लाख। तो इस तरह हमें क्या करना होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड जो है उनको एक रेंज में लेके आना होता है। उसको टुडे टाइम पीरियड के अंदर कंपैरिजन करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सहायता लेते हुए इसमें टाइम एलिमेंट आ जाता है। थर्ड डिफिकल्टी आती है डिफिकल्ट टू मेजर। देखिए हर तरह के डिसीजन को मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स ले रहे हो तो चलो ठीक है, अभी आपने डिस्काउंटिंग टेक्निक लगा दी, एनपीवी मेथड लगा दिया, आईआरआर लगा दिया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड लगा दिया, जो आगे हम करेंगे। इनको लगाने से आपको पता लग गया कि ए मशीन सबसे बढ़िया है। बट कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं जो कि आप जब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बनाते हो उसमें उनका क्वालिटेटिव इफेक्ट होता है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इससे आपकी सेल या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जो बाकी प्रोडक्ट है उनकी सेल, मान लें आपने एक प्रोजेक्ट लेके आए हो, आप एक नया प्रोडक्ट लेके आए हो मार्केट में बी, तो इस बी प्रोडक्ट के आने से आपका जो ए प्रोडक्ट चल रहा है या फिर जो आपका सी प्रोडक्ट चल रहा है उनकी सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आप मेजर नहीं कर सकते। जब आप एक नई मशीन लगाते हो तो आप नए वर्कर लेके आते हो तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस के अंदर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट भी होते हैं और जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको मेजर करना मुश्किल होता है, उनको आप इस टेक्निक के अंदर मेजर नहीं कर पाओगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद है लास्ट डिसीजन, कैपिटल रैशनिंग। लास्ट प्रॉब्लम आती है कैपिटल रैशनिंग की। सभी को पता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा ही लिमिटेड होते हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बहुत पैसा है और इसको मैं फ्रीली यूज कर सकता हूँ। इवन तक कि अंबानी अडानी इनके पास भी पैसों की कमी रहती है क्योंकि पैसे सबके पास कम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है कैपिटल बस्टिंग के अंदर। तो कैपिटल राशनिंग है क्या, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे फर्म जो है कई प्रोजेक्ट्स को लेना चाहती है बट इसके पास फंड्स नहीं है इतने। तो इनको क्या करना पड़ता है, फंड की कमी है, प्रोजेक्ट ज्यादा है, फंड कम है, तो इसमें इनको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है उनको रैंकिंग देनी पड़ती है। तो जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसी प्रोजेक्ट को आप ले लोगे, बेस्ट प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे और इनको रैंकिंग के अकॉर्डिंगली सेट करोगे। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रैशनिंग। फंड कम है, प्रोजेक्ट ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को रैंक्स दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो आपके मान लें आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो जहां पे आपके 10 करोड़ रुपए खत्म हो जाएंगे वहां आप रोक दोगे। मान लो पहले प्रोजेक्ट में 3 करोड़ रुपए लगेंगे, दूसरे में 4 लगेंगे, तीसरे में 3 लगेंगे। यहाँ आपके 10 करोड़ रुपए पूरे हो गए, बस यहाँ तक आप अपनी एसेट्स को लोगे क्योंकि ये बेस्ट डिसीजन है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल राशनिंग। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि एसेट्स तो आपने डिसाइड कर ली बट कौन कौन सी एसेट्स लेनी है, पैसे कम है, तो आप क्या करते हो, रैंक दे देते हो एसेट्स को। प्रोजेक्ट को आप रैंक दे दोगे, रैंक के अकॉर्डिंगली आप उनको डिसाइड करोगे कि जहाँ पे भी आपके पैसे पूरे हो रहे हैं वहां पे आप उनको बेस्ट प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। बाकी जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।